हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिव कीड़ा। तो आज के इस वीडियो में हम जो है हमारा चैप्टर करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये हमारा बेसिक एनसीईआरटी हाइलाइट्स है। इसमें हम एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड गो थ्रू करेंगे। क्लियर? When you look around, you see both living and non-living things. जब भी हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों दिखती है। अब सवाल उठता है कि कैसे पता चले कि कोई चीज लिविंग है या कोई चीज नॉन लिविंग है। तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रही हूँ। वेट फॉर अ सेकेंड। यहाँ पे साइड में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं वो करेक्टरिस्टिक्स लिखने जा रही हूँ जिनसे हमें पता चलेगा कि हाँ ये चीज लिविंग। फर्स्ट, ग्रोथ। सेकंड, रिप्रोडक्शन। थर्ड, मेटाबॉलिज्म। एंड फोर्थ, कॉन्शियसनेस। तो ये बेसिक चार हमारे जो है, ये चार हमारे वो वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी मदद से हमें पता लगेगा कि हाँ भाई ये चीज लिविंग है, ये चीज नॉन लिविंग है। अब ग्रोथ कैसी होती है? ग्रोथ, ग्रोथ मतलब इंटरनल ग्रोथ होनी चाहिए। ग्रोथ मतलब इंटरनल ग्रोथ होनी चाहिए, एक्सटर्नल नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये कोई पहले प्लेन ग्राउंड था, तो इसके ऊपर हमने कोई सैंड डिपॉजिट हुई, पहले इतनी थी, फिर इतनी हो गई। तो ग्रोथ तो इसकी भी हुई, ग्रोथ तो इसकी भी हुई, ग्रोथ तो इसकी भी हुई, बट वो एक्सटर्नल ग्रोथ थी। हमें कैसी ग्रोथ चाहिए? इंटरनल ग्रोथ। हमें कैसी ग्रोथ चाहिए? इंटरनल ग्रोथ। क्लियर? तो अभी आगे चलते हैं। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है इसकी। क्लियर? यू मस्ट हैव वॉन्डर्ड एंड आस्क्ड योरसेल्फ व्हाट इज इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग। कि किस चीज से हमें पता चले ये चीज लिविंग है। करेक्टरिस्टिक्स अभी लिखे थे, चार करेक्टरिस्टिक्स। और what is it that an inanimate thing does not have which a living thing has। ऐसी कौन सी चीज है जो लिविंग थिंग के पास है बट नॉन लिविंग थिंग के पास नहीं है। तो ये भी अभी हमें पता चल गया, लिविंग थिंग कॉन्शियस होती है, उन्हें पता होता है उनके आसपास क्या हो रहा है। नॉन लिविंग थिंग्स कोई आइडिया नहीं होता उनके आसपास क्या हो रहा है। और इस कैसे पता चलता है इन लिविंग थिंग्स को कि उनके आसपास क्या क्या हो रहा है? उन्हें पता चलता है क्योंकि उनके पास सेल है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लाइफ। ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं। सेल के बेसिस पे, नंबर ऑफ सेल्स उनके कितने हैं, इसके बेसिस पे जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं हमारे यूनिसेलुलर। एक हो गया, पहला हमारा हो गया यूनिसेलुलर। दूसरा हो गया हमारा मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब, यूनिसेलुलर मतलब यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि उसमें एक सेल है। कितने सेल है? सिर्फ एक सेल है, वो होगा हमारा यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर मतलब, मल्टी मतलब एक से ज्यादा, तो मल्टी सेलुलर क्या होगा? एक से ज्यादा जिस ऑर्गेनिज्म में सेल्स होंगे वो हमारा हो जाएगा मल्टी सेलुलर। क्लियर? यही चीज इस पैराग्राफ में बताई गई है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सेल्स से बने होते हैं सभी ऑर्गेनिजम्स। कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, जबकि
कुछ हमारे बहुत सारे मैनी सेल्स कंसिस्ट करते हैं, उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। व्हाट वी से टू देम, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। व्हाट इज ए सेल? क्या है क्या सेल? यूनिसेल सेल, अब हमें पता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल यूनिट है, बेसिक यूनिट है, ये सब हमें पता है, बट इसमें कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स मेंशन्ड है। फॉर एग्जांपल, पहली ही लाइन से हमें पता चल रहा है, जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दो चीजें कर सकते हैं। कल्ले कल्ले सेल्स हमारे दो चीजें कर सकते हैं। पहला, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं हमारे। खुद से अपना खाना बनाएंगे, खुद से सब कुछ काम करेंगे, एनर्जी बनाएंगे, खुद पे डिपेंडेंट है वो, और किसी पे डिपेंडेंट नहीं। क्लियर? और जो भी हमारी लाइफ के एसेंशियल फंक्शंस होते हैं, वो सारे वो कर परफॉर्म करते हैं। रेस्पिरेशन, डाइजेशन, हर चीज, इनटेक ऑफ फूड, न्यूट्रिशन, सब कुछ हमारे सेल्स खुद से, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स खुद से परफॉर्म करते हैं। क्लियर? कोई भी स्ट्रक्चर कोई भी स्ट्रक्चर एक कंप्लीट सेल से छोटा इंडिपेंडेंट लिविंग इंश्योर नहीं कर सकता। एक सेल सबसे छोटा स्ट्रक्चर है जो इंडिपेंडेंट लिविंग कर सकता है। उससे छोटा, उसके जैसे कंपोनेंट्स होते हैं, ऑर्गेनेलीज होते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडीज, तो ये सब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जब ये सेल के अंदर होंगे, आपस में कोरिलेट करके फंक्शन करेंगे, तभी वो सेल जो है इंडिपेंडेंट लिविंग हमारी इंश्योर करेगा। क्लियर? तो इस बात से हमें पता चलता है, सेल इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ते हैं। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, ये एक साइंटिस्ट थे हमारे, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है सबसे पहले एक जिंदा सेल को देखा था। जिंदा सेल, अलाइव सेल, ए लाइव सेल। और सबसे पहले डेड सेल को किसने देखा था? किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने देखा था। रॉबर्ट हुक सो अ डेड सेल। क्या देखा था उन्होंने? एक्चुअली उन्होंने देखा था कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर से, मतलब ये तो स्क्वायर टाइप है, हेक्सागोनल शेप्ड स्ट्रक्चर थे। और उन्होंने इन स्ट्रक्चर्स को कॉल किया था कि भाई ये तो हमारे सेल हैं, ये एंड टू एंड जॉइंट थे हमारे। कुछ इस तरीके, ये ठीक नहीं बना। बाकी आपने नाइन्थ में भी पढ़ा होगा, आपकी टीचर ने इसे ड्रॉ किया होगा। मैं भी ड्रॉ करती हूँ, एक मिनट। कुछ इस तरीके से। ये एक एक चैम्बर्स बन गए थे, और रॉबर्ट हुक ने इन चैम्बर्स को सेल कहा था। इस तरीके के जो है हमारे चैम्बर्स बन गए थे, समथिंग लाइक दिस। ये तो मैंने तीन ही चार बनाए हैं, बट ऐसे बहुत सारे चैम्बर। हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर था इनका। रॉबर्ट हुक ने इन्हें क्या कहा था? ही कॉल्ड these स्ट्रक्चर्स एज सेल। खैर, ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, जस्ट फॉर योर नॉलेज। आगे चलते हैं। तो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने देख लिया भाई पहला सेल, हाँ ठीक है, देख लिया। उससे पहले, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक से पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था। उसके बाद 1831 में, उसके बाद 1831 में हमारे जो एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल।
उसके बाद हमारा जो है माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुए, उसमें इम्प्रूवमेंट्स होने लगी। धीरे-धीरे हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, फिर उसने सेल के हर डिटेल के बारे में बताया। इतनी ऐसे-ऐसे इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसमें सेल वॉल भी होती है वगैरह-वगैरह उसने सब बताया। क्लियर? फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल थ्योरी। सेल थ्योरी सेल थ्योरी जो है हमारे बेसिकली दो साइंटिस्ट ने ली थी। 1838 में हमारे साइंटिस्ट थे मैथियास शेल्डन। ये एक हमारे जर्मन ओरिजिन था, जर्मन से थे ये, और बॉटनिस्ट थे। जर्मन थे, बॉटनिस्ट थे। 1838 में शेल्डन, इन्होंने बॉटनिस्ट थे तो ये इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? प्लांट्स ऑब्जर्व किया। बॉटनिस्ट है भाई, एनिमल्स तो ऑब्जर्व करेंगे नहीं। तो इन्होंने प्लांट्स ऑब्जर्व किए और इन्होंने देखा कि प्लांट्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरीके के सेल्स से बने थे, जो सेल्स जो है फर्दर टिश्यूज फॉर्म कर रहे थे। अबाउट द सेम टाइम, उसी समय पे, यहाँ पे टाइम कौन सा चल रहा है? यहाँ पे टाइम है 1839, एक साल बाद। थियोडर श्वान, थियोडर श्वान 1839 यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। ये क्या थे? ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ही वॉज ए ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। इन्होंने जूलॉजिस्ट थे तो ऑब्वियसली बात, ये प्लांट सेल तो पढ़ेंगे नहीं। इन्होंने एनिमल सेल्स को के बारे में स्टडी किया और इन्होंने कहा कि सेल्स के पास एक थिन आउटर बाउंड्री है, आउटर लेयर है, जिसे उन्होंने नहीं, मतलब उसके बाद जो है डिस्कवरी करके पता चला कि वो भाई हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है वो? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्लियर? और साथ में ही ऑल्सो कंक्लूडेड, ही मतलब यहाँ पे ही कौन है? हेयर ही इज, जो हमारे श्वोन सर है, श्वोन सर के लिए यहाँ पे ही यूज किया है। उन्होंने साथ में बताया कि प्लांट जो टिश्यूज हैं उनके पास सेल वॉल है, एक यूनिक करेक्टर ऑफ द प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स का एक यूनिक करेक्टर उन्होंने पता लगाया, सेल वॉल। क्या पता लगाया उन्होंने? सेल वॉल। क्लियर? फिर उसके बेसिस पे शेल्डन एंड श्वान दोनों ने मिलके, यहाँ पे सिर्फ श्वान का नाम दिया गया है बट शेल्डन और श्वान दोनों ने मिलके हाइपोथेसिस दी कि जो सेल्स, जो एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं, मतलब जो भी बॉडीज होती हैं, वो हमारी सेल से बनी होती है। दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। सेल्स और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल से बनी होती है। यहाँ पे मेंशन किया गया है शेल्डन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थियरी। शेल्डन एंड श्वान दोनों ने मिलके सेल थियरी दी। पर ड्रॉबैक्स हर जगह होते हैं, यहाँ पे भी था। रुडोल्फ विर्चाव ने बताया कि ये थियरी ये नहीं एक्सप्लेन करती कि कैसे नए सेल्स बनते हैं। तो रुडोल्फ विर्चाव ने खुद ही इस सवाल का जवाब दे दिया। 1855 में 1855 में रुडोल्फ विर्चाव ने खुद ही इसका आंसर दे दिया कि सेल्स, पुराने सेल्स जो है डिवाइड करते हैं और नए सेल्स उन्हीं पुराने सेल्स से बनते हैं, उन्हीं पुराने सेल्स से बनते हैं। उन्होंने अपनी लैंग्वेज में इस लाइन को कहा, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। बहुत इंपॉर्टेंट है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। और फिर उन्होंने शेल्डन एंड श्वान की थ्योरीज को जो है थोड़ी सा मॉडिफाई किया ताकि उसे फाइनल शेप दे सके। और अभी प्रेजेंट में दो पॉइंट्स जो है हमारे हैं इस थ्योरी में। पहला है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है सेल से कंपोज्ड हैं, सेल से बने हुए हैं और सेल के प्रोडक्ट से बने हुए हैं। दूसरा, रुडोल्फ बर्चाव की स्टेटमेंट, जो भी सेल्स हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से अराइज होते हैं। क्लियर? अब आगे नेक्स्ट टॉपिक, एन ओवरव्यू ऑफ सेल। सेल का ओवरव्यू थोड़ी सी बहुत डिटेल है इसमें। आपने स्कूल में ऑब्जर्व किया होगा, स्कूल में
एक्सपेरिमेंट्स होते होंगे, आपने ऑब्जर्व किया होगा, अनियन पील और ह्यूमन चीक सेल्स, ये दो ऐसे सेल्स हैं जिनका हम जो है यूजुअली सेल्स को ऑब्जर्व, माइक्रोस्कोप के अंडर सेल्स को ऑब्जर्व करने के लिए इनका यूज करते हैं। तो एक टिपिकल प्लांट सेल की बात करें तो उसकी चारों ओर क्या होता है, एक सेल वॉल होती है, एक सेल वॉल होती है। इस सेल वॉल के अंदर हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन होता है। आउटर बाउंड्री कौन सी है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट, सेल वॉल, क्लियर। उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, इतनी सी बात याद रखनी है। ह्यूमन चीक सेल की बात करें तो इसमें सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। और इसके बीचों बीच, मतलब हर जरूरी नहीं हर बार बीच में हो, पर एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस, वेरी इंपॉर्टेंट। जो न्यूक्लियस होता है, एक मिनट, ये हमारा सेल हो गया, एक मिनट, इस तरीके से हमारा सेल हो गया। इसके अंदर ये इस तरीके से डबल मेम्ब्रेन बाउंड जो है हमारा एक ऑर्गेनेल होता है, ये होता है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है, ये डबल मेम्ब्रेन्स बनाए मैंने इसके बीच में, इसका बिना मेम्ब्रेन के एक छोटा सा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियोलस की साइड पे यूं क्रोमेटिन थ्रेड्स प्रेजेंट होते हैं, एंटेंगल, एक दूसरे से लिपटे हुए होते हैं। यही जो है बाद में फर्दर आगे क्रोमोसोम्स बनाते हैं, जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल जिनमें स्टोर्ड होता है। जेनेटिक मटेरियल कौन सा, हमारा डीएनए, क्लियर। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ये मेम्ब्रेन कौन से सेल्स में होगी, कौन से सेल्स में होगी, यूकरियोटिक सेल्स में। कौन से सेल्स में, यूकरियोटिक सेल्स में होती है हमारी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर। जबकि जिन सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर नहीं होती उन्हें हम बोल देते प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स जो शुरू शुरू में आए थे, प्रोकैरियोट्स में इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन हुआ तो हमारे यूकैरियोट्स बने। कौन से सेल्स बने, यूकैरियोट्स। इंपॉर्टेंट नहीं, याद रखना, पहले भी पढ़ा होगा, क्लियर। तो फिर उसके बाद अ, आगे चलते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म को हम मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज भी कहते हैं। सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहाँ होती है, कहाँ होती है, हमारे साइटोप्लाज्म में होती है सारी की सारी एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। इसीलिए इसे हम बोलते हैं मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। क्यों होती है अच्छा ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं ताकि सेल को हम एक लिविंग स्टेट में एंश्योर कर सके कि वो लिविंग स्टेट में है, क्लियर। उसके अलावा, न्यूक्लियस के अलावा, यूकैरियोटिक सेल्स में हमारे और भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं। याद करो, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, नाम लिया था इन ऑर्गेनेलीज का। कौन कौन से होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बहुत नाम है, गोल्गी बॉडीज, टिक्टियोसोम्स, आगे पढ़ेंगे अभी, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स, क्लियर। बट ये तो यूकैरियोटिक्स में होते हैं। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, इनमें होते ही नहीं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, ये इंपॉर्टेंट है। इनमें हमारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती ही नहीं। इनमें क्या होता है, इनमें होता है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम्स में मेम्ब्रेन नहीं होती, इसीलिए राइबोसोम्स होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कॉमन ऑर्गेनेली अमंग, कॉमन ऑर्गेनेली अमंग यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, क्या जवाब होगा आपका, राइबोसोम्स, क्लियर। यहाँ पे लिखा भी गया है, फाउंड इन ऑल सेल्स बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। राइबोसोम सब यूकैरियोट, प्रोकैरियोट्स में तो साइटोप्लाज्म में ही मिलते हैं,
साथ में, एक मिनट, अभी मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताती हूँ। ये इस तरीके से मान लीजिए कोई भी शेप हो सकती है प्रोकैरियोटिक सेल की। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसकी इस तरीके से, मतलब कोई भी इनफोल्डिंग्स हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, या मतलब ऐसे भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स भी बन सकता है, इस तरीके से ये नहीं है। तो ये क्या है? ये मीजोजोम्स है। कई बार इन पे हमारे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। मीजोजोम ये हम आगे बताएंगे। जो प्लाज्मा, अभी बता देते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ इनवेजिनेटेड होती है। क्यों होती है भाई? इसमें ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होता, ना गोल्जी होता, ना ईआर होता, कुछ नहीं होता इसमें, खाली बैठा रहता है। तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो है हमारे सारे काम करने पड़ते हैं। वो काम करने के लिए हमारे मीजोजोम्स की इनफोल्डिंग्स बनती हैं। 3 तरीके से होती हैं बेसिकली। क्लियर? तो राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में तो इस तरीके से हो जाएंगे। अब बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की। यूकैरियोटिक सेल्स में हमारा जो है अ, ये साइटोप्लाज्म में मिलेंगे। जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसका आगे स्ट्रक्चर दिया गया है, एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको। एक मिनट, डिटेल्ड में चलते हैं। हाँ, ये रहा। ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वाइट वाइट, एक मिनट, कलर कर देते हैं इन्हें। ये वाइट वाइट सी, इन पे मैंने ये रेड रेड पेन चलाया है। ये क्या है हमारे? ये हमारे राइबोसोम्स है। ये हमारे राइबोसोम्स है। ईआर की बाउंड्री पे भी मिलते हैं ये। क्लियर? ठीक है भाई, ईआर की बाउंड्री पे भी मिल गए। फ्रीली साइटोप्लाज्म में भी मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी मिलते हैं। ठीक है, मिल गए हमें। हाँ भाई, ठीक है, मिल गए हमें। फिर अब हम आगे चलते हैं। यही बात इसमें बताई गई है। क्लोरोप्लास्ट में मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पे रफ ईआर। रफ ईआर क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले टॉपिक में। इसके अलावा एनिमल सेल में एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है, जो प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। कौन सा ऑर्गेनेली? सेल डिवीजन के लिए हेल्प करता है, जो क्या नाम है उसका? सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम एक इम्पॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। ये पैराग्राफ बेहद इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। मार्क कर देते हैं इसे। 3 स्टार। सेल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से डिफर तो करते ही हैं, हम सबको पता है। साइज में डिफर करते हैं, शेप में करते हैं, एक्टिविटीज में करते हैं। तो उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग एक तो उनकी शेप अलग होती है, ऊपर से उनका साइज भी अलग अलग होता है। जैसे माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल, 0.3 माइक्रोमीटर होती है उसकी लेंथ। बस इतू सा सेल होता है। और बैक्टीरिया की कितनी होती है भाई? 3 से 5 माइक्रोमीटर। लॉन्गेस्ट सेल ऑस्ट्रिच का अंडा होता है। ह्यूमन आरबीसी का डायमीटर अबाउट 7 माइक्रोमीटर। नर्व सेल्स लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं। सबसे लंबी नर्व बताओ, चलो बताओ बताओ। सियाटिक नर्व। कौन सी नर्व? सियाटिक नर्व। ठीक है। सेल्स जो है शेप में भी वेरी करते हैं, ये यहाँ पे दिया गया है। डिस्क लाइक हो सकते हैं, पॉलीगनल हो सकते हैं, कॉलमनार, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक, इरेगुलर भी हो सकते हैं। क्यों होते हैं? इतनी इतनी वैरायटी क्यों होती है इनमें? क्योंकि वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे हमारे कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं। बताना है आपको यहाँ पे कि ये कौन कौन से डायग्राम्स हैं। सबसे पहला ये हमारा है। इसमें देख सकते हैं आप हमारे रेड ब्लड सेल्स दिए गए हैं। कुछ बाइकनकेव है, कुछ राउंड है।
सेकंड हमारा ये WBC है, कोई बाइलोब है, कोई मोनोलोब है, ये हम आगे पढ़ेंगे। इम्यूनिटी से रिलेटेड हमारा एक चैप्टर है आगे, उसमें पढ़ेंगे। अमीबोइड इन्हें कहा जाता है क्योंकि इनकी शेप जो है चेंज की जा सकती है। पतले पतले रास्तों से निकलने के लिए बेसिकली इनकी शेप जो है वो चेंज की जा सकती है। कॉलमनार एपिथेलियम लंबे लंबे, टोल एंड नैरो। नैरो की जगह हम टोल भी यूज कर सकते हैं, हम कॉमन ऑफ कोर्स। ये हमारा नर्व फाइबर है। पता नहीं भाई इसमें एक्सोन कौन सा है, डेंड्राइट। यार मुझे तो ये एक्सोन लग रहा है, बाकी क्या पता, जो भी है। ये हमारा ट्रैकीड है, एलोंगेटेड होता है, प्लांट सेल्स में मिलता है। मीजोफिल सेल्स, ये भी हमारे प्लांट सेल्स में ही मिलते हैं। अब डिटेल आती है प्रोकैरियोटिक सेल्स की। किसकी? प्रोकैरियोटिक सेल्स की। प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमारे बेसिकली बैक्टीरियाज आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ। क्लियर? ये बेसिकली तो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा कुछ तो इनमें होता नहीं, होता ही तो एक चीज है। क्या होता है उनके अंदर? राइबोसोम्स। एक चीज होती है, वही राइबोसोम्स। बैक्टीरिया में भी है, ब्लू ग्रीन एल्गे में भी है, माइकोप्लाज्मा में भी है, पीपीएलओ में भी है। और ये यूकेरियोटिक सेल से जल्दी डिवाइड करते। क्यों? भाई अगलों के पास कुछ है ही नहीं जिसे वो अपने डॉटर सेल्स में भेज सके, इसीलिए वो जल्दी से डिवाइड कर जाते हैं। इनकी शेप साइज अलग होता है, जिससे बैक्टीरिया की बेसिकली 4 शेप होती हैं। बैसिलस रोड लाइक, कोकस स्फेरिकल, विब्रियो कोमा, स्पिरिलियम स्पाइरल। ये इंपॉर्टेंट शेप से याद रखना। क्लियर? अब ऑर्गेनाइजेशन जो होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स की, ऑलमोस्ट जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स है उनकी जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑलमोस्ट सेम होती है, बट उनके शेप्स एंड फंक्शंस जो है वो कभी कभी अलग हो जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में एक सेल वॉल होती है, हम सभी को पता है। खैर उससे पहले इस डायग्राम पे आ जाओ। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये जो मैंने अभी बॉक्स में डाला है। इसमें सबसे पहले एक यूक्रियोटिक सेल दिखाया गया है, साइज का कंपैरिजन किया है। देखो, एक यूक्रियोटिक सेल 10 से 20 माइक्रोमीटर बड़ा होता है। बैक्टीरिया की बात करें तो इसके कंपैरिजन में देखो ये कितने छोटे हैं, बस 1 to 2 माइक्रोमीटर। डिवाइड अबाउट 10 टाइम्स बड़े होते हैं हमारे यूक्रियोटिक सेल्स बैक्टीरियल सेल से। पीपीएलओ अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर। वायरसेस कितने छोटे होते हैं। क्लियर? तो एक इम्पॉर्टेंट बात, माइकोप्लाज्मा में जो है सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। फ्लूइड जैसे ये है हमारा एक, ये जैसे ये यूक्रियोटिक है, सपोज कीजिए इसमें ये कुछ भी नहीं है, इसमें बस ये खाली है, अभी सिर्फ राइबोसोम है। तो ये जो फ्लूइड लाइक मटेरियल यहाँ पे आसपास में बचा हुआ है, ये हमारा साइटोप्लाज्म कहलाता है। ये क्लियर? ये बैक्टीरिया में मैंने ड्रॉ किया है ब्लू पेन से, दैट इज साइटोप्लाज्म। कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं, बस यूं पड़ा रहता है, इस तरीके से पड़ा रहता है। एंड कोई बाउंड्री नहीं होती, साइटोप्लाज्म से सेपरेट भी नहीं होता, बेसिकली नेक्ड होता है। नेक्ड मतलब कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता उसके ऊपर। नेक्ड मतलब कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता उसके ऊपर। क्लियर? एक मिनट, लेट मी रीड दिस। ठीक है, कहाँ थे हम? कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता जीनोमिक डीएनए के साथ साथ। जिस जीनोमिक डीएनए तो है ही हमारा, जिसे हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया बट इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड के अलावा मतलब जीनोमिक डीएनए के अलावा, अलावा
मतलब जीनोमिक डीएनए तो है ही, प्राइमरी चीज है, होगा ही होगा। उसके अलावा और अलग से छोटा सा सर्कुलर डीएनए होता है। सर्कुलर डीएनए सर्कुलर होता है, याद रखना, लीनियर नहीं होता है, सर्कुलर होता है। इसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड। ये कुछ यूनिक करेक्टर्स दे देता है बैक्टीरिया को, जैसे रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। आगे फर्दर जब हम और बड़े हो जाएंगे, अभी तो हम खैर छोटे ही हैं, चुन्नू मुन्नू है, जब हम और बड़े हो जाएंगे तो डीएनए की मदद से हम जो है बैक्टीरिया, प्लाज्मिड डीएनए की मदद से हम जो है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन को भी मॉनिटर कर सकते हैं फॉरेन डीएनए के साथ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है यूकेरियोटिक्स में, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, इसीलिए तो उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऑर्गेनेलीज जैसे यूकेरियोट्स में होता है वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, सिवाय सिवाय इंपॉर्टेंट है, राइबोसोम्स के, सिवाय राइबोसोम्स के। क्लियर? उनके पास, अब भाई भगवान ने भेदभाव तो यहाँ पे किया था, तो भगवान जी ने क्या किया, ये भेदभाव मिटाने के लिए प्रोकैरियोट्स में एक स्पेशल चीज दे दी। क्या दे दी? इंक्लूजन बॉडीज दे दी, इंक्लूजन बॉडीज दे दी। और मीजोसोम के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, पहले मैंने डायग्राम के साथ बताया था। जिसको समझ नहीं आया वीडियो रिपीट कर लेना, फिर भी समझना है कमेंट्स में डाल देना, मैं एक और वीडियो डाल दूंगी सिर्फ और सिर्फ मीजोसोम्स को एक्सप्लेन करने के लिए। क्लियर? सेल एनवेलप की बात करते हैं और उसकी मॉडिफिकेशन की। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद वीडियो नंबर 2 आएगी, पार्ट 2, उसमें आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तो सेल एनवेलप की बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में बेसिकली सेल एनवेलप 3 लेयर से बना होता है, टाइटली बाउंड होता है, 3 लेयर्स होती हैं। सबसे जैसे मैं बना के दिखाती हूँ अभी, कोई चीज ना समझ में आए तो बता देना, मैं उस पे एक बार अलग से वीडियो बना दूँ। ये हो गया हमारा, ये एको, रे 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 रे, सॉरी सॉरी, एक मिनट। ये ऐसे मान लीजिए वो रेक्टेंगुलर शेप का है, होता नहीं है। यहाँ पे इस तरीके से 3 लेयर्स होती हैं। सबसे आउटर वाली जो होती है, सबसे आउटर वाली वो होती है हमारी ग्लाइकोकैलिक्स। सबसे बाहर वाली होती है हमारी ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर होती है हमारी सेल वॉल, और फिर उसके अंदर होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये हमारा साइटोप्लाज्म है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है, ये हमारा। क्लियर? जो हर लेयर है, हर लेयर अपना अलग फंक्शन होता है, बट अगर वो साथ में हो तो उनका एक ही फंक्शन हो जाता है। कौन सा फंक्शन होता है? प्रोटेक्शन देना। कौन सा फंक्शन? प्रोटेक्शन देना। तो अब इन सेल एनवेलप्स में भी काफी डिफरेंसेस होते हैं। इन्हीं डिफरेंसेस को मद्देनजर रखते हुए, इन्हीं डिफरेंसेस के बेसिस पे हमने बैक्टीरियाज को 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। ये ग्राम थे, हमारे एक साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन ग्राम, इन्होंने एक स्टेनिंग प्रोसीजर अपनाया, जो उस स्टेनिंग को, स्टेन कलर को रिटेन कर लेते थे, उन्हें उन्होंने ग्राम पॉजिटिव कहा, जो नहीं करते थे ग्राम नेगेटिव कहा। इसकी डिटेल्स नहीं है, बस पता होना चाहिए आपको थोड़ा सा। तो ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स जो है हमारा, मोटी लेयर होती है, एक अच्छी मोटी होती है। अगर वो लूज शीट की तरह हो तो हम उसे स्लाइम लेयर कहते हैं।
अगर वो थिक हो टफ हो तो हम उसे कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल्स के हेल्प से जो बैक्टीरिया है वो हमारे WBC से बच जाता है, तो वो उसे प्रोटेक्शन में ही हेल्प करता है। स्लाइम लेयर की मदद से वो चिपकने में काम आता है, किसी सरफेस पे चिपकने में। स्टिकी लेयर होती है स्लाइम लेयर हमारी। और अब सेल वॉल की बात करें तो ये शेप ऑफ द सेल को मेंटेन करता है। अगर बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग से बचाता है हमारे बैक्टीरिया को, कौन बचाता है? सेल वॉल। कौन बचाता है? सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। भाई, जिसको आना है उसे, मतलब जिसकी जरूरत है सेल में उसे ही आने देगी, फालतू फंड की चीजों को अंदर नहीं आने देती प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? जो प्रोकैरियोट्स में होता है स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वही स्ट्रक्चर यूकैरियोट्स में भी होता है। यूकैरियोट्स में भी होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन एक्सटेंशन को हम क्या बोलते हैं? मीजोसोम्स। 3 फॉर्म में होती है, मैंने डायग्राम के थ्रू बताया था। वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेले, 3 शेप्स में होती है ये हमारी। सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करती है, डीएनए के डॉटर सेल्स में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगी हेल्प करती है उसमें। कौन करती है? मीजोसोम्स। क्या करती हैं? सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए टू डॉटर सेल्स। क्लियर? इसके अलावा रेस्पिरेशन, सिक्रीशन, सरफेस एरिया इंक्रीज करना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, एंजाइमेटिक कंटेंट जो है उनको भी इंक्रीज करने में हेल्प करती है। क्लियर? और जो कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो जैसे इस तरीके से अगर ये मीजोसोम है, मतलब ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये अंदर की तरफ ये हमारा साइटोप्लाज्म हो गया, सेल है ये हमारा। तो ये जो मीजोसोम है, इसके ऊपर हमारे कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो कि हमारे किस में हेल्प करते हैं? फोटोसिंथेसिस में। इसे हम क्या बोलते हैं? इस वाले मीजोसोम को हम क्या बोलते हैं? इस वाले मीजोसोम को हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर्स विद पिगमेंट्स। हमें मोटाइल भी हो सकते हैं बैक्टीरिया, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। मोटाइल होंगे यानी चलते फिरते बैक्टीरिया होंगे, इनके पास फ्लैजिला होगी। अब इनका नंबर भी डिफरेंट होता है, फ्लैजिला हो सकता है बैक्टीरिया में, जैसे ये बैक्टीरिया है तो सिर्फ एक साइड फ्लैजिला हो सकता है एक और साइड, हो सकता है एक ही साइड हो, ये फिर ये ना हो, एक साइड दो हो, ये ना हो सकता है दोनों साइड दो, तो ये वेराइटीज होती हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। जैसे ये फ्लैजिला है तो जो पीछे की तरफ लटकती है उसे हम बोलते हैं फिलामेंट। इंपॉर्टेंट ये फिलामेंट, फिलामेंट इंपॉर्टेंट है बेसिकली हमारा, ये याद रखना। सबसे लॉन्गेस्ट होता है, पीछे की तरफ लटकता रहता है, और इसमें 4 रिंग्स होती है, फिलामेंट में नहीं होती, पूरी की पूरी फ्लैजिला में। जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब जो इन्वेजिनेटेड होती है, जहां से ये बैक्टीरिया के थ्रू के पास कनेक्ट होती है, वो हमारी 4 रिंग्स के थ्रू होता है। ठीक है? फ्लैजिला के अलावा पिलाए एंड फिम्ब्राए होते हैं। पिलाए हमारे पिलिन प्रोटीन से बने होते हैं। फिम्ब्रे जो है ये हमारी स्मॉल ब्रिस्सल, जैसे ये हमारा सेल था, तो इसमें ये हमारे इस तरीके से ट्यूब्यूल्स लाइक ये हमारे पिलाए हो गए। और ये क्या हो गई हमारी? ये हमारे छोटे छोटे बाल बाल जैसे छोटे छोटे फिम्ब्रेस हो गए बैक्टीरिया के। क्लियर? स्मॉल ब्रिस्सल लाइक होते हैं, सेल से बाहर की तरफ स्प्राउट आउट होते हैं। ये हमारे, ये भी इनका क्या काम होता है? अटैच करना। क्या काम होता है? अटैच करना बैक्टीरिया को स्टीम्स में रॉक से या फिर हॉस्ट टिश्यूज से अटैच करना। तो राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
और फिर हमारा जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है वो पूरा हो जाएगा। यूकैरियोटिक हम कर लेंगे, एनिमल प्लांट सेल्स में डिफरेंस करेंगे, फिर हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में, फिर हमारे ऑर्गेनेलीज़ आ जाएँगे। तो इतना ही है, ये चैप्टर जल्दी से खत्म करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो। जितना हो सके उतना शेयर करो। कुछ जाएगा थोड़ी ना, आपका भला ही होगा मेरा। थैंक यू।